जय हिंद दोस्तों, मैं पवन और स्वागत करता हूं उषा क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, हम क्लास 12th की फिजिक्स पढ़ रहे हैं सफलता बैच के अंतर्गत, जिसमें पिछले लेक्चर में हमने देखा कि वैद्युत क्षेत्र क्या है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है। आज उसी लेक्चर को कंटिन्यू करते हुए हम देखेंगे कि बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला क्या होता है। और बच्चों, ये एक डेरिवेशन है और बहुत ही सरल तरीके से आपको इसका डेरिवेशन बताया जाएगा, जो कि अन्य स्कूलों में या और जगहों पे हमने देखा कि लोग इसको बहुत ही डिफ़िकल्ट तरीके से बताते हैं, जो कि बच्चों को समझने में असुविधा महसूस होती है। लेकिन मैं इसे बहुत ही सुविधाजनक तरीके से बताऊंगा। तो आइए देखते हैं कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो थी, उसमें बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किस तरीके से प्राप्त करेंगे। हालांकि उससे पहले थोड़ा सा वैद्युत क्षेत्र के बारे में थोड़ा सा पहचान और बता दें कि जो आपने पढ़ा था कि वैद्युत क्षेत्र क्या होता है। वैद्युत क्षेत्र, तो इसका प्रकार बता देते हैं। वैद्युत क्षेत्र के प्रकार मतलब इसको किस तरीके से पहचानेंगे। तो वैद्युत क्षेत्र जो है दो प्रकार का होता है, दो प्रकार का। एक समान वैद्युत क्षेत्र, एक समान वैद्युत क्षेत्र, एक समान वैद्युत क्षेत्र, और दूसरा होता है असमान वैद्युत क्षेत्र। असमान वैद्युत क्षेत्र। एक समान वैद्युत क्षेत्र क्या होता है बच्चों? देखिए, जिसका मापांक यानी कि लंबाई एवं इनके बीच की दूरी समान हो। लंबाई एवं इनके बीच की दूरी क्या हो? समान हो। एक समान वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। मतलब यह लंबाई जो है, सभी तीरों की लंबाई समान होनी चाहिए, जिसे हम मापांक बोल रहे हैं। और इनके बीच का जो डिफरेंट है, मतलब एक दूसरे की ये समांतर होनी चाहिए। इस प्रकार के क्षेत्र को हम वैद्युत क्षेत्र, एक समान वैद्युत क्षेत्र कहेंगे। असमान वैद्युत क्षेत्र किसे कहेंगे? असमान वैद्युत क्षेत्र किसे कहेंगे? असमान वैद्युत क्षेत्र जो है जिसमें आपका मापांक समान ना हो और आपके इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो भी समान ना हो। देखिए, कुछ इस तरीके से ये क्या है? असमान वैद्युत क्षेत्र है। देखिए, इनके बीच की जो डिस्टेंस है, इसके बीच की जो डिस्टेंस है, दूरी है, वह भी समान नहीं है। देखिए, ना तो ये समान है इसका मापांक, ना तो इनके बीच की दूरी समान है, ना तो ये इसके समान है, ना तो इसके समान है, ना ये इसके समान है, ना तो ये इसका मापांक सेम है और ना ही इनके बीच की दूरियां जो है वह सेम है। तो इस प्रकार के वैद्युत क्षेत्र को असमान वैद्युत क्षेत्र कहेंगे, इस प्रकार के वैद्युत क्षेत्र को समान वैद्युत क्षेत्र कहेंगे। ठीक है, आई होप आप लोग समझ गए होंगे। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। नेक्स्ट टॉपिक आपका है बिंदु आवेश के कारण, बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। जब तक हम इसे इरेज कर रहे हैं बच्चों, तब तक आप जो है चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आपकी शिक्षा में किसी भी प्रकार की असुविधा न हो सके। चलिए आइए, बिंदु आवेश के कारण, बिंदु आवेश के कारण अगला टॉपिक है बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र या वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी कह सकते हैं। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता,
बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में आइए समझते हैं। देखिए, हमारे पास मान लेते हैं कि कोई आवेश है Q, कितना Q, यहाँ से R दूरी पर, यहाँ से R दूरी पर, कितनी दूरी पर, R दूरी पर स्थित कोई बिंदु P है। यहाँ से R दूरी पर स्थित कोई बिंदु P है जिस पर वैद्युत क्षेत्र की गणना करनी है या वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। यहाँ पर R दूरी पर कोई बिंदु P है जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। मान लेते हैं इस पर आवेश की मात्रा Q0 है, परीक्षण धन आवेश है, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले तो इसमें हम लिखेंगे माना। तो सबसे बड़ी जो घबराहट होती है बच्चों की कि हम इसमें अगर माना वाला जो शब्द होता है कि इसमें क्या लिखें, बहुत सारे बच्चों को इसमें कन्फ्यूजन होता है और अपने से वो लैंग्वेज बना के कभी भी नहीं लिख पाते हैं, हमने देखा। तो इस बात पर भी आपको बहुत बेहतरीन तरीके से इस पर आपको समझा दिया जाएगा। एक दो टॉपिकों में आप देखेंगे तो आप खुद से ही बनाना सीख जाएंगे। तो आइए देखते हैं इसमें क्या लिखेंगे माना में। कि सर्वप्रथम हम लिखेंगे माना कोई बिंदु आवेश Q है, जहाँ से माना एक बिंदु आवेश Q जहाँ से R दूरी पर, स्मॉल R दूरी पर स्थित कोई बिंदु P है जिस पर उपस्थित आवेश Q0 है तथा उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र E की गणना करनी है। उस पर वैद्युत क्षेत्र E की गणना करनी है। तो आइए देखते हैं, यहाँ पर हम लिख लेंगे कि बिंदु P पर, बिंदु, टॉपिक की शुरुआत करते हैं। बिंदु P पर उपस्थित, बिंदु P पर उपस्थित परीक्षण धन आवेश Q0 पर बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न बल या Q0 पर उत्पन्न बल, यह बल किस, चूंकि ये आवेशों के मध्य है तो ये कूलाम के नियम से ज्ञात करेंगे। तो किस नियम से? कूलाम के नियम से। कूलाम के नियम से कूलाम के नियम से। आइए देखते हैं बच्चों, जस्ट मिनट, थोड़ा सा पानी हाँ, तो आइए देखते हैं बच्चों कूलाम के नियम से। कूलाम का नियम क्या है? यह बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान R²। ये कूलाम का नियम है बच्चों। तो कूलाम के नियम से हम क्या करेंगे, इस पर जो बल लग रहा है, इस बिंदु पर इस आवेश के कारण जो बल लग रहा है वो कितना हो जाएगा? F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q, पहला आवेश Q है, दूसरा आवेश Q0 है, अपान डिस्टेंस R ही है तो R²। इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, समीकरण फर्स्ट, ये समीकरण फर्स्ट। अब जो है बिंदु P पर, बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब दूसरा जो पॉइंट है वह है बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता।
देखिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बिंदु P पर कितना होगा, E बराबर F अपान क्यू नॉट। चूंकि इस पर फोर्स कितना लग रहा है, इस पर जो बल लग रहा है, देखिए ये जो बल लग रहा है F लग रहा है, इस ओर लग रहा है, और इस पर जो आवेश है कितना है, क्यू नॉट है। तो इसलिए ये आवेश कितना हो जाएगा इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर कितना हो जाएगी, F अपान क्यू नॉट। समीकरण 2। अब ध्यान से देखिए समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 एंड 2 से, समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से देखिए, समीकरण 2 में 1 से F का मान रख देते हैं, तो ये हो जाएगा E इक्वल टू, इसके स्थान पर रखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट अपान आर स्क्वायर होल अपान, यहाँ पे क्यू नॉट होल अपान क्यू नॉट। अब देखिए ये क्या होगा, क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान आर स्क्वायर। ये जो फार्मूला आपको दिख रहा है बच्चों, यही फार्मूला आपका बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला है। ये क्या है, बिंदु आवेश का उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला है। इसे जल्दी से आप नोट कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं। इसे जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे चलते हैं। मेरे ख्याल से स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। चलिए इसमें जो है एक आध नोट पॉइंट, 2 नोट पॉइंट लिखा देते हैं। सबसे पहले थोड़ी सी अस्वस्थता की वजह से बच्चों आपको प्रॉब्लम हो रही है, इसके लिए क्षमा चाहते हैं। चलिए फिलहाल आप लोग पढ़िए, कोशिश कर रहे हैं पढ़ाने का, ठीक है बच्चों। चलिए आइए, तो अभी हमने एक फार्मूला प्राप्त किया, ये इस फार्मूले की मदद से हम एक नोट पॉइंट निकालते हैं। नोट नंबर फर्स्ट, इस फार्मूले में देखिए E बराबर कितना है, E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q अपान आर स्क्वायर। अगर हम दूरी की बात करें तो यहाँ पर जो है इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है 1/r स्क्वायर के। अर्थात क्या है, अर्थात दूरी का मान बढ़ने पर तीव्रता E का मान घटेगा। मतलब जैसे जैसे हम दूरी का मान बढ़ाते जाएंगे तो तीव्रता का मान क्या हो जाएगा, घटता जाएगा। इसी तरीके से अगर हम नोट नंबर सेकंड की बात करें, तो देखिए यहाँ से जब हम दूरी का मान लगातार बढ़ाते जाएंगे तो तीव्रता का मान क्या होगा, घटता चला जाएगा। अगर दूरी बढ़ा करके हम अनंत कर दें, दूरी की वैल्यू बढ़ाकर क्या कर दें, अनंत कर दें, तब क्या होगा, तीव्रता का मान लगभग शून्य यानी कि शून्य हो जाएगा। यानी कि अनंत पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान शून्य होता है।
होगा, अर्थात E इक्वल टू 0, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान कितना होगा, 0 होगा। ये तो था नोट नंबर सेकंड। थर्ड की बात करें, इसी से रिलेटेड थर्ड की बात करें, देखिए नोट नंबर थर्ड देखिए अगर हम E व R के बीच ग्राफ, मतलब E और R के बीच ग्राफ खींचे तो देखिए कुछ इस तरीके से ग्राफ होगा। अगर हम क्षैतिज यानी x डायरेक्शन में हम x एक्सिस की दिशा में x एक्सिस और ये y एक्सिस, x एक्सिस में यदि हम r की वैल्यू लें, किसकी वैल्यू लें, r, और y एक्सिस में हम E की वैल्यू लें, r मतलब डिस्टेंस, दूरी, r क्या है, दूरी है, और E क्या है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। तो वैद्युत क्षेत्र का मान क्या होता है, वैद्युत क्षेत्र का मान दूरी बढ़ने के साथ साथ वैद्युत क्षेत्र का मान घटता जाता है। तो कुछ इस तरीके से ग्राफ आपको प्राप्त होगा, मतलब जितना देखिए यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र इधर है, वैद्युत क्षेत्र ज़्यादा तो दूरी का मान कम, वैद्युत क्षेत्र कम तो दूरी का मान बहुत ज़्यादा, दूरी जितना ही बढ़ती जाएगी वैद्युत क्षेत्र देखिए उतना ही कम, अनंत पर यह लगभग 0 हो जाएगी, इस पॉइंट पे आ जाएगा, इस पॉइंट पे आ जाएगा। तो इसका मतलब इसका जो ग्राफ बनेगा कैसा बनेगा, अति परवलयाकार, अति परवलयाकार। कैसा ग्राफ बनेगा, अति परवलयाकार बनेगा। इसका मतलब है इसका ग्राफ कैसा बनेगा, अति परवलयाकार। तो इन 3 नोट्स का जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर चलते हैं आगे। चलिए नेक्स्ट नोट की बात करते हैं, अगले नोट पॉइंट की बात करते हैं, क्या होगा। इसमें आप समझ गए होंगे कि जब दूरी का मान इधर लगातार बढ़ रहा है तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान देखिए ये लगातार घट रहा है, यहाँ पे क्षेत्र कम है, यहाँ पे ज़्यादा, यहाँ पे और ज़्यादा, इधर जितना ही जाएगा इसके नज़दीक जाएगा देखिए उतना ही कम होता जाएगा, ठीक है। चलिए देखिए अब जो है नेक्स्ट नोट पॉइंट 4, नोट नंबर 4 देखिए, इसमें जो है यदि आपका जो बिंदु आवेश है वह निर्वात या वायु में रखा हो, यदि बिंदु आवेश निर्वात या वायु में उपस्थित हो, तो देखिए तब आपका वैद्युत क्षेत्र कितना होगा, निर्वात या वायु यानी कि हम एयर ले लेते हैं, एयर, ई एयर इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान R स्क्वायर, इक्वेशन फर्स्ट। यदि जो है यदि बिंदु आवेश किसी माध्यम में उपस्थित हो, किसी माध्यम में उपस्थित हो, तो यदि किसी माध्यम में उपस्थित हो तो देखिए ई मीडियम कह सकते हैं,
ई मीडियम इक्वल टू 1/4πε0। माध्यम के लिए माध्यम का परावैद्युतांक के यूज किया जाता है, इसके पहले आपको बताया गया है, Q/R²। समीकरण 2। अगर हम दोनों समीकरण की तुलना कर दें, दोनों समीकरण की तुलना कर दें, मतलब समीकरण 1 डिवाइड बाई 2 से समीकरण 1 और 2 का भाग दे दें, तो देखिए ई एयर अपान ई मीडियम इक्वल टू हो जाएगा 1/4πε0 Q/R²। यहाँ पर 1/4πε0 के इंटू Q/R²। देखिए ये तो कैंसिल हो गया, यहाँ से पूरा ये भी कैंसिल हो गया, बचा क्या? बचा है ई एयर अपान ई मीडियम इक्वल टू, ये बचा है 1/K, मतलब ये अंदर अंदर का गुणा बाहर बाहर का, ये 1/K बचा है। कुल मिलाकर के हम इसको ऐसे लिख सकते हैं इक्वल टू K, ठीक है। तो यहाँ से ई एयर इक्वल टू आ जाएगा K इंटू, यानी K और इंटू ई मीडियम, अर्थात जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहाँ होगी, एयर में होगी, वह क्या होगी, मीडियम से ज़्यादा होगी। मतलब मीडियम में कुछ परावैद्युतांक का गुणा करने के पश्चात, ये क्या है, माध्यम का परावैद्युतांक, माध्यम का परावैद्युतांक, ठीक है। अर्थात यहाँ से आप कह सकते हो, यहाँ से आप कह सकते हो, देखिए यहाँ से आप बोल सकते हो कि जो K की वैल्यू है, यहीं से देख लीजिए, तो ये जो K की वैल्यू है वो हमेशा क्या होता है एयर माध्यम और इसमें है, तो इसका मतलब 1 से ज़्यादा होता है, ठीक है। K इज ग्रेटर देन 1, K इज ग्रेटर देन 1। तो ये तो था नोट नंबर। नेक्स्ट 4 नंबर, तो इसको आप जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर चलते हैं, एक नोट पॉइंट और बचा है उस पे चलते हैं, फिर आपका ये टॉपिक ख़त्म हो जाएगा। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब जो है नोट नंबर 5, नोट नंबर 5 इसको देख लीजिए। नोट 5 क्या है, नोट 5 बच्चों, मोबाइल ना सोच लेना कि नोट 5 फ़ोन की बात हो रही है, क्योंकि आप लोगों का ध्यान फ़ोन पे ज़्यादा होता है। तो नोट 5 फ़ोन की बात नहीं हो रही है, नोट पॉइंट की बात हो रही है जो आपको लिखाया जा रहा है, ठीक है। इसमें हम बात करेंगे तीव्रताओं के परिणामी की, तीव्रताओं के परिणामी, ठीक है। एक से अधिक तीव्रताओं का परिणामी तीव्रता, एक से अधिक तीव्रताओं की परिणामी तीव्रता, चलिए आइए देखते हैं एक से अधिक तीव्रताओं की परिणामी तीव्रता। इसमें पॉइंट नंबर ए, यदि दोनों तीव्रताएं,
यदि दो तीव्रता है, अगर मान लेते हैं दोनों तीव्रताएं एक ही डायरेक्शन में हो, E1 और E2, तो इसका जो परिणामी तीव्रता E होगा वह इनके योग के बराबर होगा। किसके बराबर होगा? दोनों तीव्रताएं अगर एक ही डायरेक्शन में है तो इसका परिणामी तीव्रता इसके योग के बराबर होगा, अर्थात E इक्वल टू E1 प्लस E2। यह परिणामी तीव्रता का फार्मूला है। बी नंबर बात करें, नंबर बी की बात करें तो यदि इसकी एक तीव्रता, यानी कि इसका एक तीव्रता इधर हो, दूसरी तीव्रता अपोजिट साइड में डायरेक्शन में हो, तो इसका जो परिणामी तीव्रता होगा इन दोनों तीव्रताओं के E1 डिफरेंट E2 के बराबर होगा। अर्थात जो बड़ी तीव्रता होगी, E1 बड़ा होगा तो E1 माइनस E2 करेंगे, E2 बड़ा होगा तो E2 माइनस E1 करेंगे। ठीक है, जो बड़ा होगा उसमें से कम वाले को घटा देंगे। इसी तरीके से थर्ड पॉइंट की बात करें, पॉइंट नंबर थर्ड की बात करें तो यदि किसी कोण पर दोनों तीव्रताएं क्या हो, किसी एंगल पर हो, देखिए किसी कोण पर झुकी हो, मतलब E1 और E2, तब जो है परिणामी तीव्रता कितनी होगी? इस दशा में परिणामी तीव्रता कितनी होगी? तो इस दशा में जो परिणामी तीव्रता होती है वह E बराबर अंडर रूट E1 का स्क्वायर प्लस E2 का स्क्वायर प्लस 2E1 E2 cos थीटा के बराबर होता है। इस तरीके से इसका परिणामी हम निकालते हैं। मतलब जब कोई तीव्रताएं किसी एंगल पर होती हैं तो उस समय जब हम परिणामी तीव्रता निकालते हैं तो E1 का स्क्वायर प्लस E2 का स्क्वायर प्लस 2E1 E2 cos थीटा रूट में। ठीक है, ये किसका फार्मूला है? E1 व E2 की परिणामी तीव्रता E कितना होगा? इसमें भी यही चीज है, E1 व E2 की परिणामी तीव्रता, इसमें भी यही होगा, E1 व E2 की परिणामी तीव्रता। ये जो पॉइंट लिखाए गए हैं बच्चों, ये सभी नोट पॉइंट आपको न्यूमेरिकल के दृष्टि से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आने वाले न्यूमेरिकल्स में आपको इसका यूज होगा, तो आप जो है इसको भली भांति कंठस्थ कर लीजिएगा, एक तरीके से इसको रिवीजन कर लीजिएगा और पिछले वीडियो को आप देखते रहिए, जिससे कि आपका कॉन्सेप्ट जो है कोई चीज़ भूल न पाए, कॉन्सेप्ट नेक्स्ट अपकमिंग टॉपिकों का कॉन्सेप्ट हमेशा क्लियर रहे। तो इसलिए आप पिछले वीडियो को देखते रहिए। लास्ट में जाते जाते मैं एक बात फिर से कहना चाहूँगा आप सभी लोगों से, जो भी हमारे स्टूडेंट हैं या जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं वो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और सब्सक्राइब, जो लोग भी सब्सक्राइब ना किए हों सब्सक्राइब करें और दूसरे लोगों को भी शेयर करें। जितने लोग सब्सक्राइब कर लिए हैं वो दूसरे लोगों को शेयर करें और लाइक करना, वीडियो को लाइक करना ना भूलें, जिससे कि हमारा हौसला बढ़ता रहे और आप लोगों को रेगुलर वे में डेली टू डेली वीडियो प्रोवाइड कर सकें। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।